Hello everyone. In this video, we are going to continue with the amendment series. Okay. प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर चालू था. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई का अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. रजिस्ट्रेशन तक हम लोगों ने ऑलरेडी अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट सबसे पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया. आप लोग को मालूम है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 9. ओके, ये एक सेक्शन हुआ करता था जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाता था. ओके, सेक्शन नंबर 13 का एप्लीकेबिलिटी क्या है? वेन एवर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों में से एक जन अगर इंडिया के बाहर है तो हम लोग को सेक्शन नंबर 13 लगेगा. क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 9 वाज टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ओके, अदर देन मेल और कुरियर. अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 9 को डिलीट किया, ओमिट कर दिया. ओके, इसको ओमिट कर दिया. ओमिट करने से क्या होएगा? अभी जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, ओके, इन केस ऑफ सेक्शन 13 इट वुड बी डिराइव फ्रॉम सेक्शन नंबर 13 टू. ओके, मतलब लोकेशन ऑफ recipient will be the place of supply. Getting the point? Not the destination outside India. Okay, destination would not be the place of supply. From now the place of supply would be location of recipient. Getting it or not? Okay. आगे, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज. ओके, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई अभी हम लोग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं. अभी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी रहता है, ओके, एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज लगाती है, वो लोग दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली. कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से एक बार हम लोग यहाँ पर समझेंगे. अज्यूम करो कि ये रोड है. ओके, ये रोड में ये जो पार्ट है, ये पार्ट को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को परमिशन दिया हुआ. ओके, ये रोड का एक पार्ट है. मिस्टर ए के पास यूजेज राइट है, मतलब कि इस जगह पर जो भी होर्डिंग लगाना है वो काम किसका है? मतलब ए लगा सकता है या फिर ए किसी और को रेंट पे दे सकता है ये जगह. रेंट मतलब सेल ऑफ स्पेस. अब मिस्टर ए क्या करता है? एबीसी एडवर्टाइजिंग कंपनी. ओके, एबीसी एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है, ऐसा एक एंटिटी है. इसको ये स्पेस दे रहा है ताकि ये होर्डिंग अपना लगा पाए. ओके, स्पेस किसके पास था? मिस्टर ए के पास राइट था. मिस्टर ए ने सेल ऑफ स्पेस किया. ओके, क्या दिया है इसको? एबीसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को क्या दिया? ये स्पेस दिया है. ये स्पेस पे एबीसी क्या करेगा? होर्डिंग लगाएगा. ओके, तो यहाँ पर ए ने जो एबीसी को सर्विस दिया, ओके, सर्विसेज प्रोवाइड बाय ए टू एबीसी. The place of supply of this service would be determined as per section number 12(3). That is services directly in relation to immovable property. Getting it or not? समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. इसको ए और इसको बी कर देना. सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं. अज्यूम करो कि मिस्टर ए ने ऐसा एक होर्डिंग लगा के रखा है एंड ये पूरा स्पेस ब्लैंक रखा हुआ है. ओके, ब्लैंक रखा हुआ है एंड इस पे लिखा हुआ है फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉल मी एट दिस नंबर, ऐसा लिखा हुआ है. तो यहाँ पर समझो एबीसी एंड कंपनी गई. एबीसी एंड कंपनी बोलती है कि सर मेरे को ना ये स्पेस पे क्या लगाने का है? एड लगाना है मेरे क्लाइंट का. यहाँ पर जो मिस्टर ए एबीसी को सर्विस दे रहा है, इट वुड बी ट्रीटेड एज एडवर्टाइजमेंट सर्विस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12(2). क्लियर है पॉइंट? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. जो फर्स्ट वाला केस लिया ना हम लोगों ने, उसमें वो स्पेस जो है, स्पेस वो दिया गया था एबीसी एंड कंपनी को. अब उस स्पेस पे होर्डिंग लगाने का काम किसका है? एबीसी एंड कंपनी का. लेकिन सेकंड केस में होर्डिंग लगा के मिला था हमको, सिर्फ हमारे क्लाइंट का यहाँ पर फोटोज या फिर जो भी प्रोडक्ट का फीचर्स है वो हम लोग को यहाँ पर शो करके ऐड करना है. सो सेकंड सर्विस वुड बी ट्रीटेड एज एडवर्टाइजमेंट सर्विस एंड द फर्स्ट वन वुड बी ट्रीटेड एज
सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आया समझ में? आगे अब यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का डेफिनेशन चेंज हुआ है। अलॉन्ग विथ दैट ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर का डेफिनेशन भी चेंज हुआ है। ओके, दोनों का डेफिनेशन चेंज हुआ। क्या डेफिनेशन में चेंजेस है, लेट अस अंडरस्टैंड। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मींस एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ओआईडीएआर सर्विसेज। देखो, इसका पहले का डेफिनेशन जो था वो बहुत बड़ा था, जिसमें गवर्नमेंट था, लोकल अथॉरिटी था, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन भी था, ओके, जो बिजनेस के लिए सर्विसेज नहीं ले रहा हूँ, ओके, ऐसा सब बहुत सारा था। लेकिन अभी डेफिनेशन को एकदम सिंपल किया। क्या डेफिनेशन कर दिया लोगों ने? डेफिनेशन इज एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन receiving OIDR service would be treated as NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है जिसमें लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि ये जो है इंक्लूड्स अ पर्सन रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज नंबर 6 ऑफ सेक्शन 24। मतलब यहाँ पर टैक्स डिडक्टर की बात हो रही है। ओके, जिन लोगों ने भी टैक्स डिडक्शन के लिए नंबर लिया हुआ है, ओके, उन लोगों को हम लोग क्या मानेंगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? जो लोगों ने किसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है? टीडीएस काटने के लिए, उन लोग को क्या माना जाएगा? अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी ओआईडीआर के डेफिनेशन में भी थोड़ा सा चेंज आया। कुछ पॉइंट डिलीट किया हुआ है लोगों ने। क्या डिलीट किया हुआ है? एसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। इसको डिलीट किया है। मतलब कि पहले ओआईडीआर सर्विस का डेफिनेशन ऐसा था कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो एंड एसेंशियली ऑटोमेटेड हो, ऑटोमेटिक सब सिस्टम से चले, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको हटा दिया क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि कितना ह्यूमन इंटरवेंशन उसके अंदर है। क्योंकि प्रैक्टिकली ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही है, तो मिनिमल का मतलब क्या था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एसेंशियली ऑटोमेटेड मतलब कितना ऑटोमेटेड, वो भी नहीं समझ में आ रहा था। इसीलिए ये प्रोविजन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। मतलब अभी ह्यूमन इंटरवेंशन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आगे, रिमूवल ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8। ओके, ये जो सेक्शन है 12(8) दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, ओके, जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दोनों जन इंडिया में होंगे। 12(8) का प्रोवाइजो ये कहता था कि जब दोनों जन इंडिया में है बट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर हो रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल, फेडेक्स इंडिया में है, ओके, मिस्टर ए भी इंडिया में है, पर मिस्टर ए को गुड्स भेजना है दुबई, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वाज दुबई। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई है, मतलब आउटसाइड इंडिया है, पर यहाँ पर मिस्टर ए फेडेक्स को रुपीज में देने वाला है, तो ये ट्रांजैक्शन तो एक्सपोर्ट है ही नहीं, एक्सपोर्ट भी नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई है तो जीएसटी भी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? तो दिस वाज द वेरी ग्रे एरिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। ओके, प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया। मतलब अभी अगर ऐसा केस अराइज होता है, कैसा केस? जिसमें मिस्टर ए फेडेक्स को सर्विस दे रहा है, सॉरी, फेडेक्स मिस्टर ए को सर्विस दे रहा है, मिस्टर ए पेमेंट कर रहा है, एंड मिस्टर ए को गुड्स कहां पर डिलीवर करवाना है? दुबई में। देन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फेडेक्स वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज मिस्टर ए। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? सो पहले location outside India, that is destination was place of supply. But since the proviso is removed, the place of supply would be location of recipient, which is as per section number 12, subsection 2. समझा? ओके,
उसके बाद OIDR सर्विस के डेफिनेशन में भी एक चेंज आया। OIDR सर्विसेज एक्सक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग को वो लोगों ने एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग इज एक्शनेबल क्लेम एंड एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स। तो OIDR सर्विस के डेफिनेशन से इसको निकाल दिया। तो ड्रीम इलेवन जैसा जो गेम रहेगा वो OIDR सर्विस नहीं माना जाएगा, जिसमें पैसा लगाना होता है। क्लियर है पॉइंट? अभी हम लोग सेक्शन नंबर 10(1)(c)(a) करके एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। ओके, वो हम लोग करेंगे। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज CA। सेक्शन नंबर 10 जो था प्लेस ऑफ सप्लाई का। ओके, सेक्शन नंबर 10 ऑफ IGST एक्ट। सेक्शन नंबर 10 इज एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन इंडिया। ओके, इंडिया के अंदर मूवमेंट है, वैसे केस में सेक्शन नंबर 10 लगता है। अभी सेक्शन नंबर 10(1)(c)(a) नया इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड सेक्शन नंबर 10(1)(c)(a) का एप्लीकेबिलिटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, हम लोगों ने अगर गुड्स बेचा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेशनरी वाला दुकान है, ओके, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचता है। कोई भी फैक्ट्री आउटलेट है वो ओवर द काउंटर सेल्स करता है। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स आर द पार्ट ऑफ 10(1)(c)(a). ओके, where the supply of goods is made to other than registered person, the place of supply shall, notwithstanding anything contained in A or C। मतलब कि सेक्शन नंबर 10(1)(a) और 10(1)(c) ये दोनों से ज्यादा कौन सा प्रिवेल करेगा? 10(1)(c)। इन सिंपल वर्ड्स, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, ठीक है, दैट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन से निकालना है? 10(1)(a) से नहीं निकालेंगे, 10(1)(c) से नहीं निकालेंगे, 10(1)(c)(a) से निकालेंगे। आ रहा है समझ में? ओके, ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा देखो। अभी जो 10(1)(a) कहता था कि लोकेशन वेयर मूवमेंट इज टर्मिनेटेड, मतलब गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होना इंपॉर्टेंट था 10(1)(a) के लिए, लेकिन 10(1)(c)(a) के लिए मूवमेंट इज इरेलेवेंट। 10(1)(c)(a) के लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है, ओके, अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस अगर सप्लायर के पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस को हम लोग क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं उसका एड्रेस हमारे पास नहीं है, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जिन लोगों का प्लेस ऑफ सप्लाई पहले हुआ है उन लोगों को बता दो, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में अगर आप लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देते हो, जनरल प्रोविजन वो भी ऐसा ही था। ओके, अनरजिस्टर्ड को दिया, एड्रेस अवेलेबल रहेगा तो एड्रेस, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, तो सेम प्रोविजन यहाँ पर भी, सेम प्रोविजन। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? एज पर एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड, मतलब 10(1)(c)(a) का एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द स्टेट वुड बी ट्रीटेड एज एड्रेस। ओके, पूरा एड्रेस डिटेल में डालने का जरूरत नहीं है, खाली स्टेट का नाम डाल दिया, इट इज सफिशिएंट। अभी सेक्शन नंबर 14(a) इंसर्ट हुआ है, ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे नहीं हम लोग। सेक्शन नंबर 14(a) इज बेसिकली फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, जो भी पर्सन इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई गेम्स खिला रहा है, जैसे तीन पत्ती, रमी सर्कल, ओके, माई इलेवन सर्कल, जंगली रमी, जो भी है, ओके, ड्रीम इलेवन, तो ये सब लोग जो अगर बाहर है इंडिया के, वो लोग को इंडिया में अगर गेम खिलवाना है तो उन लोग को सेक्शन नंबर 14(a) के हिसाब से इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहाँ पर लेना पड़ेगा? बैंगलोर में। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 14 वुड अप्लाई, मतलब जो OIDR के लिए था सेम टू सेम प्रोविजन यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड अगर उन लोग का प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है तो उन लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा। एंड अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो उन लोग को एक एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड अगर वो फेल हो जाते हैं ये सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, उनका जो IP एड्रेस है वो ब्लॉक किया जाएगा। ओके, कंप्यूटर रिसोर्सेज विल बी ब्लॉक्ड। आगे क्लैरिफिकेशन ऑन ई इनवॉइस रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का भी अमेंडमेंट कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिन लोगों ने TDS के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है,
जिन लोगों ने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उन लोगों को जीएसटी में फॉर द पर्पज ऑफ ई इनवॉइस क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। ओके। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स आर लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स are to be treated as registered person, are to be treated as registered person for this particular provision। सर अभी तो आपने ऊपर बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले को अनरजिस्टर्ड मानेंगे, लेकिन वो था प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। देखो हर एक के लिए अलग है। ओके। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का जो डेफिनेशन है, उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो टीडीएस का नंबर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज अनरजिस्टर्ड। लेकिन ई इनवॉइस के पर्पस के लिए दे वुड बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है? तो जो भी पर्सन उन लोगों को सप्लाई कर रहा है, देखो पहली बात तो ये क्लैरिफिकेशन क्यों लाया पहले वो बता दूं। ई इनवॉइस का एप्लीकेबिलिटी कब आता है? बी टू बी ट्रांजेक्शन में आता है। ओके। एंड बी टू सी एक्सपोर्ट में आता है। बी टू बी एंड बी टू सी एक्सपोर्ट में। अब बी टू बी का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। यस और नो? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर मैं सप्लाई करता हूं तो क्या मैं रजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहा हूं कि अनरजिस्टर्ड को, ये जानना था। तो लोगों ने गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा कि एनटीओआर में आप बोलते हो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज अनरजिस्टर्ड। अगर अनरजिस्टर्ड है मतलब बी टू सी है, तो बी टू सी में तो हम लोग इनवॉइस नहीं बनाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि सामने वाला जो है, ओके, दैट इज टीडीएस डिडक्टर, वो ई इनवॉइस के लिए अपना रजिस्टर्ड माना जाएगा। ओके। तो टीडीएस का जो नंबर है उसके पास वो रजिस्टर्ड नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने बी टू बी को सप्लाई किया, आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा अगर आपको एप्लीकेबल है तो, मतलब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर बनाना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? समझ में? ई इनवॉइस लिमिट ई इनवॉइस लिमिट डिक्रीज्ड टू 5 CR। ओके। पहले 10 CR का लिमिट था, अभी 5 CR का लिमिट किया है, मतलब ज्यादा लोगों को कवर किया हुआ। तो 17-18 से लेकर के करंट फाइनेंशियल ईयर तक किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड हुआ है तो आप लोग को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अमेंडमेंट इन रूल नंबर 46। ओके। रूल नंबर 46 में एक अमेंडमेंट है। जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला पर्सन है, या फिर जो ओआईडीआर वाला है, ओके, ओआईडीआर या तो ऑनलाइन मनी गेमिंग, या फिर ऐसा पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है। ओके। यहाँ पर 3 लोग कवर्ड है: ओआईडीआर, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग। गवर्नमेंट से इन तीनों को नेम ऑफ द स्टेट लिखना पड़ेगा बिल पे। एंड इस नेम ऑफ द स्टेट को हम लोग क्या मान लेंगे? इस नेम ऑफ द स्टेट को क्या मान लेंगे? एड्रेस। ओके। दिस नेम ऑफ द स्टेट वुड बी ट्रीटेड एज एड्रेस। इज दैट क्लियर? आया समझ में? ओके। उसके बाद अभी रिटर्न्स अंडर जीएसटी का अमेंडमेंट करेंगे। चलो, सबसे पहला अमेंडमेंट, गवर्नमेंट कहता है कि कुछ रिटर्न्स हैं जो 3 साल, ड्यू डेट से 3 साल पास होने के बाद फाइल नहीं कर सकते। ओके। मतलब कि ड्यू डेट आपका आया है, ड्यू डेट के बाद कितना साल में करना है आपको? 3 साल में विथ लेट फीस। 3 साल के बाद आप लेट फीस के साथ चाहोगे तो भी नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? कौन से रिटर्न है? GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, GSTR 8। ओके। इतने रिटर्न्स आप लोग 3 साल के बाद कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल 28 मार्च 2020 अगर ये ड्यू डेट है, तो 28 मार्च 2023 इतने टाइम में ही करना पड़ेगा अलोंग विथ लेट फीस। इसके बाद आप फाइल ही नहीं कर पाओगे, फिर आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, तो ये सब चीजें होंगी। गेटिंग इट और नॉट? समझ में? नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न का जो एग्जामेशन था, मतलब 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो एनुअल रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है, तो वो एग्जामेशन अभी भी सेम ही है। ओके। आगे, कुछ लोग GSTR 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल नहीं कर सकते। उसमें 2 लोग यहाँ पर ऐड हुए। ओके। पहले 3 लोग थे, 1, 2, 3। कौन से? किनका पिछला 3B बाकी है?
जिनका पिछला क्वार्टर का 3B बाकी है, या फिर जिन लोगों ने रूल नंबर 88C का कंप्लायंस नहीं किया। ओके, ये 3 लोग पहले से थे। अब 2 लोग इसके अंदर ऐड हुए। कौन से 2 लोग ऐड हुए हैं? जिन लोगों ने रूल नंबर 88D का कंप्लायंस नहीं किया, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले पेमेंट ऑफ टैक्स में। एंड जिन लोगों ने रूल नंबर 10A कंप्लाई नहीं किया। रूल नंबर 10A क्या था? फर्निशिंग ऑफ बैंक डिटेल्स। ओके, विद इन 30 days फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग ऑफ GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तक आपको बैंक का डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। तो अगर आपने बैंक का डिटेल्स फर्निश नहीं किया, यू कैन नॉट फर्निश GSTR 1। क्लियर है पॉइंट? अभी जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला पर्सन है, ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला, उसको भी GSTR 5A फाइल करना है। ओके, दिस इज द अमेंडमेंट। क्लियर है क्या? अभी नॉन अदर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू प्लेस इन इंडिया अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट शैल फाइल GSTR 5A। ओके, इसमें ऐड कर दो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को भी GSTR 5A फाइल कर। ऑनलाइन मनी गेमिंग जो इंडिया के बाहर से दे रहा है, ऑब्वियसली इंडिया से दे रहा है वो नहीं, इंडिया के बाहर से अगर दे रहा है तो GSTR 5A फाइल करना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट बेसिकली क्लैरिफिकेशन है। अब डायरेक्टली हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले तो मैं प्रोविजन रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने सीखा था कि जो सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 3 का इंटरेस्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इनकरेक्ट अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। ओके, इंटरेस्ट ऑन इनकरेक्ट अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ये जो इंटरेस्ट है, ओके, ये कब आता है? जब आप गलत आईटीसी लेते हो, उसके साथ गलत आईटीसी को आप लोग यूज भी कर रहे हो। ओके, गलत आईटीसी आपने लिया एंड गलत आईटीसी को आप क्या कर रहे हो? यूज भी कर रहे हो। ऐसे केस में क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो इसके रिलेटेड अमेंडमेंट है। अभी क्या क्लैरिफिकेशन अंडरस्टैंड करते हैं? अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ IGST था 50,000 रुपीज, गलत IGST का आईटीसी मेरे पास 40,000 का था, करेक्ट IGST का आईटीसी 90,000 का था, करेक्ट CGST SGST 25 था, मतलब 50,000 था, एंड IGST का लायबिलिटी था 1,70,000। ओके, अभी हम लोग को जो सेट ऑफ का रूल्स है वो याद करते हैं एक बार। सबसे पहला रूल क्या है? IGST का लायबिलिटी कैन बी पेड थ्रू IGST ITC। बराबर। IGST का लायबिलिटी IGST के ITC से पे हो सकता है। मतलब IGST ITC शैल बी यूज्ड टू पे IGST लायबिलिटी, सबसे पहला। तो यहाँ पर 1,70,000 को पे करने के लिए, ओके, 1,70,000 को पे करने के लिए मैंने क्या यूज किया? 50,000 का ओपनिंग यूज किया, 40,000 का इनकरेक्ट यूज किया, 90 हो गया। ओके, और कितना चाहिए मेरे को? कमॉन कमॉन, और कितना चाहिए? देखो, 1,70,000 का लायबिलिटी है, बराबर है। मेरे पास टोटल ITC IGST का कितना है? 50 + 40 + 90, दैट इज 1,80,000 मेरे पास अवेलेबल है। मैं 1,70,000 का यूजेज कर दूंगा। 1,70,000 का यूजेज हुआ तो 10,000 वुड बी द IGST बैलेंस अवेलेबल। बरोबर है। IGST बैलेंस कितना रहेगा? 10,000 रहेगा। अब यहां पर अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो इनकरेक्ट ITC वॉज 40,000, बराबर, बट नाउ बैलेंस इज 10,000। तो 30,000 यूज किया ऐसा दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेस आपके पास CGST SGST का ITC अवेलेबल था, बराबर। सो यू हैव टू कंपेयर टोटल बैलेंस, ओके, टोटल बैलेंस विथ यूटिलाइजेशन। अभी यहाँ पर यूटिलाइजेशन आपको कितना लग रहा है? 30,000 का यूज किया है ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे कि टोटल आईटीसी कितना है। टोटल आईटीसी, टोटल टोटल कितना है? 25 CGST, 25 SGST, 50 एंड 10 IGST, 60,000 है। 60,000 का आपके पास ITC है, 30,000 यूज किया ऐसा दिख रहा है। तो यहां पर जितना आपने यूज किया है, इट इज लेसर देन द बैलेंस अवेलेबल। तो यहां पर गवर्नमेंट सेज आपको कोई इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं। नो इंटरेस्ट इज पेएबल।
क्योंकि ओवरऑल टोटल आईटीसी कितना है आपके पास, 60 का है। इनकरेक्ट आपका शॉर्ट कितना हो गया, 30 का हो गया। तो अगर 30,000 जो आपने यूज किया है वो इस 60 से कम है, तो कोई जरूरत नहीं, कोई इंटरेस्ट का जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? ओके। इन दिस केस ITC of IGST availed was 40,000, balance is 10,000. However, total balance is 60,000, which has not fallen below incorrect ITC availed. Thus, no interest shall be levied. समझा पॉइंट? ओके। अब इसमें एक मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। समझो CGST का मेरा जो बैलेंस है, ओके, CGST का बैलेंस इट इज 30,000। व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, थोड़ा जगह बना के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जगह है थोड़ा। क्योंकि इस तरीके से मेरा ITC का फिगर तुम लोग को दे रहा हूँ यहाँ पर। 50,000 का IGST ITC है, CGST का 20,000 का है, ओके, एंड SGST का भी 20,000 का है, इस तरीके से। और आपके पास CGST का लायबिलिटी है एंड SGST का भी लायबिलिटी है। अभी ये 50 में 40,000 रुपीज इनकरेक्ट है, समझ के चलो, एंड 10,000 इज करेक्ट। ओके, 40,000 इज इनकरेक्ट ITC एंड 10,000 इज द करेक्ट ITC। अभी मैं यहाँ पर लायबिलिटीज लिख रहा हूँ। 85,000 लायबिलिटी CGST, 85,000 लायबिलिटी SGST। ओके, ये वाला एग्जांपल में इंटरेस्ट कितना लगेगा वो हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। अभी CGST लायबिलिटी को सबसे पहले हम लोग IGST से पे करेंगे। देखो, फिर तुम लोग के दिमाग में आया रहेगा कि पहले खुद का पेट भरो बाद में दूसरे का। ओके, हम लोग यही पढ़ते हैं। लेकिन उसके भी पहले एक रूल है। क्या रूल है? पहले IGST ITC को खत्म करना। क्लियर है क्या? IGST ITC शैल बी एग्जॉस्टेड फर्स्ट, उसके बाद ही हम लोग CGST SGST ITC यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर दोनों इक्वल है अपना, CGST एंड SGST ITC। इसीलिए हम इस 50,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50-50। सो पहले हम लोग इसको IGST से पेमेंट कर लेंगे, बरोबर है। उसके बाद उसके बाद हम लोग खुद का ITC यूज करेंगे। ओके, 20,000 CGST का ITC है, 20,000 SGST का। सो नेट कितना लायबिलिटी आया, 45 माइनस हो गया ना। कितना आएगा, 45,000 CGST, 45,000 SGST, ये लायबिलिटी है। और आपके पास बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है। तो इसमें इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? इंटरेस्ट पूरे 40,000 के ऊपर लगेगा। इंटरेस्ट शुड बी ऑन 40,000, जो इनकरेक्ट ITC है उसके पूरे के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? ओके। लेकिन अगर ये लायबिलिटी से 30,000 होता, ओके, 30,000 लायबिलिटी होता, तो कैसे हम लोग करते? 25,000 तो पहले हम लोग IGST को यूज कर लेंगे, ओके। उसके बाद 20,000 में से अपने को खाली 5,000 का जरूरत है, एंड यहाँ पर भी 5,000 का जरूरत है। कितना आएगा नेट? जीरो। बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस IGST का बैलेंस बचेगा जीरो, ओके। CGST का बैलेंस बचेगा 15,000, SGST का बैलेंस बचेगा 15,000। ओके, अभी इंटरेस्ट कितने पर लगेगा?
अब यहाँ पर इनकरेक्ट आईटीसी कितना है? 40,000 का इनकरेक्ट आईटीसी। क्लियर है क्या? 40,000 का इनकरेक्ट आईटीसी। और हमारे पास बैलेंस कितना है यहाँ पर? 30 है, 30,000 का बैलेंस है। टोटल में चेक करना है। 40 का इनकरेक्ट आईटीसी, 30 का टोटल बैलेंस। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 10,000 के ऊपर। समझा है क्या पॉइंट? इंटरेस्ट शुड बी एप्लीकेबल ऑन 10,000 ओनली, क्योंकि टोटल हमने 40 का यूजेज किया, गलत आईटीसी का, लेकिन हमारे पास बैलेंस में 30,000 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? अभी टीसीएस के लायबिलिटी के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। एंड फिर रूल नंबर 88D। अभी एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओएनडीसी। ओके, ओएनजीसी नहीं, ओएनडीसी। ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ओके, अभी ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर समझो आपको कोई वॉच बाय करना है जिसका प्राइस अमेजोन पे अलग है, फ्लिपकार्ट पे अलग है, तो ओएनडीसी वो आपको बताएगा। आपको ओएनडीसी की वेबसाइट पे जाना है, उधर सर्च करना है कि हमको ये वॉच चाहिए, तो आपको अमेजोन का प्राइस बताएगा, फ्लिपकार्ट का प्राइस बताएगा। और फिर अगर आपने ओएनडीसी से क्लिक किया, बाय किया अमेजोन से, मतलब ओएनडीसी पे आपने ऑर्डर डाला, ओएनडीसी वो ऑर्डर अमेजोन को देगा, अमेजोन वॉच सेलर को देगा। तो आप क्या किए? आप गए ओएनडीसी के वेबसाइट पे, वहां से आपने अमेजोन को चूज किया एज अ डिलीवरी पर्सन, ओके, डिलीवरी पार्टनर। अमेजोन ने वो ऑर्डर किसको दिया? वॉच सेलर को दिया। क्लियर है पॉइंट? एकदम सिंपल। मतलब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का भी एग्रीगेटर है। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, अमेजोन क्या करता है, दो अलग वॉचेस के प्राइस को कंपेयर करता है। पर ओएनडीसी क्या करता है, दो अलग वेबसाइट पे सेम वॉच का प्राइस क्या रहेगा वो कंपेयर करता है। तो आप बायर हो, आपने ओएनडीसी पर ऑर्डर प्लेस किया, ओएनडीसी ने ये ऑर्डर अमेजोन को दिया, अमेजोन ने वॉच सेलर को दिया। अब हमने देखा हुआ है कि टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पर तो दो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट करना है? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट करने वाला है, उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस का कलेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर अमेजोन को क्या करना पड़ेगा? टीसीएस कलेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे, अगर आपने ओएनडीसी पर कुछ बाय किया, ओके, एंड ओएनडीसी पर वॉच सेलर भी रजिस्टर्ड, तो डायरेक्टली ओएनडीसी को ही क्या करना पड़ेगा? वॉच सेलर से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 88D। वेरी सिंपल। अगर आपके जीएसटीआर 3B में आईटीसी 2B से ज्यादा है, ओके, 2B में एग्जांपल आईटीसी इज से 100 रुपीज, 3B में आईटीसी इज से 120। ओके, सामने से दिख रहा है आपको 100 2B में, लेकिन 3B में आपने आईटीसी कितना लिया है? 120, ज्यादा आईटीसी लिया। अगर ज्यादा आईटीसी लेंगे तो गवर्नमेंट से ये डिफरेंशियल के लिए हम लोग आपको नोटिस भेजेंगे। ओके, दिस डिफरेंस वुड बी हाईलाइटेड बाय गिविंग यू एन इंटीमेशन। ये इंटीमेशन का आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। ओके, या तो फिर आपको इसको पे करना पड़ेगा। कितने टाइम में? विद इन 7 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। या तो रिप्लाई करो कि ये 20,000 जो है वो 2A में दिख रहा है, लेकिन हम लोग को अभी जरूरत है, 2B में नहीं दिख रहा है, अगली बार 2B में दिखेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 0 कर देंगे। ओके, तो ये ऐसा आपको रिप्लाई वगैरह देना पड़ेगा कि आपने क्यों ज्यादा आईटीसी लिया। ओके, तो आपको रिप्लाई करना है। समझ समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर आप लोग का एक्चुअली गलती है, ज्यादा गलती से ले लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। कितने दिन में पे करना है? 7 दिन में पे करना है। ओके, और अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करते या तो पे भी नहीं करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑफिसर जो रहेगा वो सेक्शन नंबर 73 या फिर 74 के हिसाब से आपका लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा। क्लियर है पॉइंट?
सेक्शन नंबर 73 एंड 74 इंटर के सिलेबस में नहीं है। ओके, 73 इज बेसिकली एडजुडिकेशन वाला सेक्शन है। ओके, फॉर नॉन फ्रॉड केसेस। एंड सेक्शन नंबर 74 इज फॉर फ्रॉड केसेस। अब बात करेंगे हम लोग रिफंड के रिलेटेड अमेंडमेंट्स की। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई अमेंडमेंट इसमें। अभी जब भी हम लोग एलयूटी लेते हैं, ओके, एलयूटी दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तब हम लोग गवर्नमेंट को एक बाइंडिंग करते हैं कि हम लोग इतने इतने टाइम में एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर इतने इतने टाइम में हम लोग सर्विसेज के लिए पेमेंट इंडिया में लेके आएंगे। क्लियर है क्या? जैसे अगर आप लोग गुड्स को बेचने के लिए एलयूटी ऑब्टेन किए हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेज कि आप लोगों ने बाइंडिंग किया है कि हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। कितने टाइम में एक्सपोर्ट करेंगे? विद इन 15 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट का इनवॉइस पहले बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमको एडवांस पेमेंट लेना पड़ता है। तो इनवॉइस आपने बनाया, उसके 3 महीने 15 दिन में गुड्स का एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा हम लोग बाइंडिंग करते हैं। और अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। एंड सर्विसेज के केस में आपका इनवॉइस से 1 साल 15 दिन, इनवॉइस से 1 साल 15 दिन में पेमेंट मंगवाएंगे। और अगर पेमेंट नहीं आया तो हम लोग जीएसटी पे करेंगे। ओके, ऐसा हम लोग बाइंडिंग करते हैं एलयूटी को लेने के टाइम पर। क्लियर है क्या? अच्छा, तो अभी इसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर आपने जीएसटी पे कर दिया है, दोनों में से कोई भी केसेस में, और बाद में आपने एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट से आपने जो जीएसटी पे किया है उसका आप रिफंड के लिए क्या करो, अप्लाई करो। रिफंड के लिए आप अप्लाई किस में कर सकते हो? अंडर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में और एनी अदर में। ओके, आपको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद हाँ रिफंड मिल जाएगा। जो आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया था उस लिए आपको जीएसटी भरना पड़ा था, ठीक है, बाद में आपको रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग को फॉरेन करेंसी आईएनआर में मिलता है, ओके, इन स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट, ओके, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिला है वही मानेंगे। ओके, स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट क्या रहता है? बेसिकली उधर के ब्रांच में, दैट इज फॉरेन में, फॉरेन वाला जो पर्सन है रिसिपिएंट, वो आईएनआर में पैसा जमा कर सकता है। ओके, आईएनआर में आपको रेमिटेंस मिलता है। ओके, डॉलर्स के बजाय आईएनआर में रेमिटेंस मिलता है, तो वो भी चलेगा, लेकिन स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट के थ्रू रहेगा तो चलेगा। अब इसमें आरबीआई का भी सर्कुलर आया है। ओके, तो वो सर्कुलर के साथ इसको पढ़ा है, तो यहाँ पर क्लियर है कि दैट इज ट्रीटेड एज फुलफिलिंग द कंडीशंस। जीरो रेट सप्लाई के डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड, अभी लिखा हुआ है फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन। ओके, देर आर बेसिकली 64 ऑथोराइज ऑपरेशन, उनमें से किसी पर्पस के लिए हमें एसईजेड को गुड्स बेचना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्पस के लिए हमने एसईजेड को गुड्स बेचा एंड उसको जीरो रेट मानेंगे, नहीं। यहाँ पर ऑथोराइज ऑपरेशन रहेगा तो ही जीरो रेटेड माना जाएगा। अभी इसके अंदर दो सबसेक्शंस ऐड हुए हैं, न्यूली इंसर्टेड। एक बार रीड करेंगे इसको। अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेट सप्लाई शैल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड। ओके, तो ये रिफंड तो मिलने ही वाला है, अपने को ये मालूम है। अभी यहाँ पर ये प्रोवाइडो थोड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं चालू है, गुड्स की ही बात चालू है, खाली गुड्स की। अगर गुड्स का एक्सपोर्टर कोई पैसा नहीं लेके आता, ओके, विद इन द टाइम लिमिट एज पर फेमा, देन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा जमा करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने रिफंड ले लिया। ओके, रिफंड ले लिया। अब गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि मैं पेमेंट लाऊं फेमा के टाइम लिमिट के अंदर। अगर मैं फेमा के टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं लेके आया, तो जो रिफंड मुझे मिला था पहले, और रिफंड मुझे गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। गवर्नमेंट में स्पेसिफाई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, subject to such conditions as may prescribe, a class of person who may make zero rate supply and on payment of IGST and claim refund। ठीक है, उसके बाद एक अमेंडमेंट यहाँ पर सेक्शन नंबर 54 में, इसमें कहा गया है कि प्रोविजनल आईटीसी जो है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, मतलब कि पहली बात तो प्रोविजनल आईटीसी जैसा कंसेप्ट है ही नहीं अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन नंबर 41, 42 एंड 43, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर जो सेक्शंस थे उनको निकाल दिया।
तो प्रोविजनली आईटीसी एक्सेप्टेंस का कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं अभी। ओके, तो आईटीसी जब तक 2B एंड 3B में नहीं दिखेगा तब तक रिफंड मिलेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट्स को यहाँ से पूरा हटा दिया। ओके, जितना आईटीसी, जितना अमाउंट आप लोगों ने क्लेम किया है रिफंड के लिए, उसका 90% प्रोविजनल बेसिस पे मिलेगा। ओके, तो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस वगैरह का कंसेप्ट है ही नहीं, इसीलिए उसको वहां से निकाल दिया। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सेक्शन नंबर 56। अभी जो रिफंड अगर हम लोग को लेट मिलता है, ओके, लेट मतलब कितना लेट, एप्लीकेशन से 60 डेज खत्म हो गया उसके बाद मिल रहा है। ध्यान से सुनना, आपने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन से 60 दिन खत्म हो गया। ओके, 60 डेज खत्म होने के बाद, एप्लीकेशन से 60 दिन खत्म हो गया, अभी भी आपको अगर रिफंड नहीं मिला है, तो अभी आपको रिफंड जब मिलेगा तब इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट मिलेगा? 61st डे से लेकर के जब तक आपको रिफंड मिलता है तब तक। ओके, ये पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये अमेंडमेंट क्या कहता है कि ये जो पीरियड है, डिले का पीरियड, ये पीरियड में से कुछ चीजों को हमको एक्सक्लूड करना है, मतलब इंटरेस्ट उस पीरियड्स का नहीं मिलेगा। ओके, कौन सा पीरियड है? एनी पीरियड ऑफ टाइम बियॉन्ड 15 डेज of receipt of notice, okay, that applicant takes to furnish reply or additional document। एक एग्जांपल, एक डेट के साथ एग्जांपल देता हूँ। समझ लो आपने एप्लीकेशन किया है 1 जनवरी को। ओके, 1 जनवरी को आपको आपका एप्लीकेशन हो चुका है। अभी यहाँ से 60 डेज मतलब कि 31 डेज ऑफ जनवरी, 29 ऑफ फेब्रुवरी, तो आपको 1 मार्च को रिफंड मिल जाना चाहिए। ओके, 1 मार्च को रिफंड मिलना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन ऑफिसर ने आपको 20 जनवरी को एक शो कॉज नोटिस दिया, बोलता है कि रिप्लाई करो, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि रिफंड नहीं मिलना चाहिए, आप रिप्लाई करो। आपको रिप्लाई करने का जो डेडलाइन था वो दिया 15 दिन का, दैट इज 4 फरवरी। ओके, आपने रिप्लाई उसको सबमिट किया 10 फरवरी को। तो सर वो क्या रिप्लाई ले लेगा क्या? यस, रिप्लाई एक्सेप्ट करेगा। ओके, रिप्लाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मिलके उनको मनाना पड़ता है, पर रिप्लाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने रिप्लाई कितना दिन लेट किया? 6 दिन लेट किया। तो गवर्नमेंट से ये पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे, मतलब कि अभी आपको रिफंड 7 मार्च तक नहीं मिला, तो हम लोग 8 मार्च से इंटरेस्ट देंगे। आ रहा है समझ में? एकदम क्लियर कट एग्जांपल दिया। 4 फरवरी का आपको रिप्लाई करना चाहिए था, आपने रिप्लाई दिया 10 फरवरी को, तो रिप्लाई आपने 6 दिन लेट दिया। ओके, तो यहाँ पर जो आपको रिफंड मिलने का डेट था, उधर से 6 दिन इंक्रीज होगा। समझा पॉइंट? और अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और टाइम मांगते हो तो वो भी एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड होगा मतलब ऐड होगा। एंड any period of time taken either by applicant for furnishing correct bank details in which refund is to be credited, or for validating the bank details, okay, where amount of refund sanction could not be credited। मतलब कि ऑफिसर ने तो रिफंड ऑर्डर बना दिया था, सैंक्शन ऑर्डर भी बना दिया था, ओके, डिसबर्समेंट के लिए डाल दिया था, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं होने का रीजन क्या है? रीजन इज आपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स थोड़ा सा गलत दिया था। तो अभी उसको सही करने का जो टाइम लिमिट आपने लिया है, समझो 4-5 दिन लगा आपको सही करने को, तो वो 4-5 दिन का टाइम लिमिट वुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब कि और ऐड हो जाएगा। ओके, फिर अगर उतने टाइम में रिफंड नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, उसके बाद पहले सीटीपी के पॉइंट में पहले लिखा हुआ था कि रिफंड शैल बी क्लेम्ड इन द लास्ट रिटर्न। ओके, अगर सीटीपी या फिर एनआरटीपी ने एडवांस में टैक्स दिया था, ओके, एडवांस में टैक्स दिया था, एडवांस में टैक्स दिया 100 रुपीज, लेकिन एक्चुअल लायबिलिटी आता है 80 रुपीज, तो 20 रुपए का रिफंड मिलना चाहिए। तो पहले प्रोविजन ऐसा लिखा होता है, शैल बी क्लेम्ड इन द लास्ट रिटर्न, पर रिटर्न में रिफंड क्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर अभी लिख दिया है शैल बी क्लेम्ड आफ्टर लास्ट रिटर्न इज फाइल्ड। ओके, लास्ट रिटर्न भर दो, उसके बाद रिफंड मिलेगा। रिफंड कौन से टाइप में मिलेगा? ओके,
एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में। नाउ एक्सेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और एनी अमाउंट पेड कैन बी ऑल्सो बी क्लेम्ड एज रिफंड। तो अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरा है, एक्स्ट्रा पेनल्टी भरा है, उसका भी आपको रिफंड दिया जाएगा। रिमूवल इन रूल नंबर 96, प्रोवाइजो रिमूव हुआ है। ओके, क्या प्रोवाइजो रिमूव हुआ है? Provided that where the date of furnishing of outward supplies in one has been extended, okay, then the supplier shall furnish the information relating to exports in table number 6A after 3B has been furnished। ओके, मतलब पहले कैसा था कि अगर समझो वन का डेट एक्सटेंड हुआ है, okay, वन का डेट एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से 3B में भी आप फर्निश मत करो। 3B में कब फर्निश करना? जब वन फर्निश हो जाए, तो अभी उस सिस्टम को यहाँ से निकाल दी। ओके, तो पहले अभी वन में ही करना है अपने को, बाद में 3B में करना। देन रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी नॉट अवेलेबल इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो जो भी लोग फ्लैट वगैरह बेचते हैं, ओके, उन लोग का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज 1% और 5%, लेकिन उनका आईटीसी बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या वो लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड ले सकते हैं क्या? तो गवर्नमेंट ने क्लियरली ना बोल दिया। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड ऑडिट। ओके, असेसमेंट एंड ऑडिट, अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 62। अभी सेक्शन नंबर 62 एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्शन नंबर 62 इज फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। ओके, नॉन फाइलर मतलब जिसने भी रिटर्न्स फाइल नहीं किया। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें लिखेगा कि 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करो। अगर आपने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सेक्शन नंबर 62 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होएगा, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होएगा। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद अगर आप लोग रिटर्न फाइल करते हो 30 दिन के अंदर, तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था वो क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ वापस ले लेंगे। अभी यहाँ पर 30 डेज जो टाइम लिमिट पहले था कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना है, अब वो 30 दिन का टाइम लिमिट कर दिया है 60 डेज। ओके, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आपको मिल गया, उसके 60 दिन में क्या करना है? आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर नहीं किया तो क्या, आगे अभी भी फाइल कर सकते हो। इंसर्शन ऑफ प्रोवाइजो, वेर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश वैलिड रिटर्न विद इन 60 डेज, मतलब 60 दिन में आप लोग वैलिड रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो? एडिशनल लेट फीस को पे करके, दैट इज 100 रुपीज पर डे, उसको पे करके क्या कर सकते हो? वैलिड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन कितने टाइम में करना है? ये भी एडिशनल +60, +60, मतलब 60 डेज इज द नॉर्मल टाइम लिमिट विदाउट एनी एडिशनल लेट फी। एडिशनल लेट फी, नॉर्मल लेट फी तो लगेगा ही, जो अपना नॉर्मल लेट फीस है, लेट लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, वो तो लगेगा ही। उसके अलावा 100 रुपया भी लगेगा। तो पहला 60 दिन जो है, पहला 60 दिन, ये पहला 60 दिन में आपको नॉर्मल लेट फीस लगेगा, नॉर्मल लेट फीस। ओके, पर आप फाइल कर सकते हो। ओके, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, उससे 60 दिन में क्या करना है आपको? वैलिड रिटर्न फाइल करना है। नॉर्मल जो आपका लेट फीस है वो तो चालू रहेगा। सर अगर 60 दिन में नहीं किया तो और 60 दिन मिलेगा, लेकिन ये जो 60 दिन है, ये 60 दिन आपको फ्री नहीं मिलेगा। यहाँ पर 100 रुपीज पर डे ये आपका एडिशनल लेट फीस लगेगा। ओके, बियॉन्ड 60 डेज, मतलब कि ये जो 60 डेज है स्पेसिफिक इन 60 दिनों के लिए। समझा है पॉइंट? और अगर आपने इतने टाइम में रिटर्न फाइल कर दिया, ओके, तो क्या हो जाएगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, जो सेक्शन नंबर 132 था, जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेस लिखे हुए थे, उसमें से 3 ऑफेंसेस को लोगों ने कट कर दिया। ओके, जी, जे एंड के। कौन सा ऑफेंस है? जी, ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ऐसा कोई करता ही नहीं, इसीलिए इसको निकाल दिया। टैम्पर्स विथ और डिस्ट्रॉयज एनी मटेरियल एविडेंस, ओके, और डॉक्यूमेंट्स, और फेल्स टू सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन विच शैल बी अपॉन और और
सप्लाई इज फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ओके, मतलब कि आपने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, और दिया तो गलत दिया, ये भी निकाल दिया। तो तीन चीजें निकाल दिए ये लोगों ने, जी जे एंड के। अभी वो जी जे एंड के निकालने की वजह से आपका पूरा जो चार्ट था, वो पूरा चार्ट चेंज हो गया। ओके, और अरेस्ट के प्रोविजन में भी अमेंडमेंट आया है। मतलब कि कोग्नाइजेबल ऑफेंस, नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस, इसके अंदर कुछ चेंजेस है। ओके, लेट अस सी। वही पहले के चार्ट में थोड़ा सा अलग था ये चार्ट। ओके, पहले का चार्ट थोड़ा सा अलग था। अभी यहाँ पर क्या चेंज है वो सुन लो। एनालिसिस ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, 132(1) ABCD का जो भी ऑफेंस रहेगा। ओके, 132(1) ABCD का ऑफेंस, इसमें यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन अंडर सेक्शन 132(1)B। ओके, यहाँ पर खाली बी लिखा हो, पहले ABCD था, अभी यहाँ पर क्या है, खाली बी। मतलब 132(1)B का ऑफेंस अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, ओके, एंड 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज्यादा एंड 2 करोड़ तक, तब क्या हो सकता है, अरेस्ट नहीं हो सकता, एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। ओके, 132(1)B का ऑफेंस, 132(1)B का ऑफेंस। ओके, 132(1)B क्या है, यहाँ पर देखो, इश्यूज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ओके, मतलब आप लोगों ने अगर 132(1)B का ऑफेंस किया है 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ तक, तो उस केस में आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ओके, अरेस्ट नहीं कर सकता, एंड दैट ऑफेंस वुड बी ट्रीटेड एज नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, मतलब इट इज अ लेस सीरियस ऑफेंस, ऐसा माना जाता है। क्लियर। एंड इसमें हम लोग को फाइन पे करना पड़ेगा, एंड इम्प्रिजनमेंट 1 साल का हो सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स। क्लियर। अब यहाँ पर इधर भी अमेंडमेंट है एंड इधर भी अमेंडमेंट। अदर देन ऑफेंसेस ऑफ 132(1)F एंड अदर देन ABCD, देखो, ABCDEFGH IJKL, ठीक है, इतने ऑफेंसेस थे। ठीक है, ABCD नहीं सिखा रहा हूँ, इतने ऑफेंसेस थे। अभी इसमें से तीन कट हो गए। ओके, जी कट हो गया, जे कट हो गया, एंड के कट हो गया, GJK, तीन कट हो गए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑफेंसेस अदर देन ऑफेंसेस ऑफ 132(1)F, मतलब F को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो, एंड अदर देन ABCD, मतलब इनके लिए तो स्पेसिफिकली अलग से था, इसको भी साइड पे रख दो। तो कौन से बच गए, 132(1)E बचा, H बचा, I बचा, एंड L बचा। ओके, EHI एंड L। E evades tax or fraudulently obtains refund, ओके, व्हेन द ऑफेंस इज नॉट कवर्ड अंडर A to D, मतलब आपने रिफंड लिया है गलत गलत चीजें बता के। ओके, ई के बाद क्या था, H acquires possession or in any ways concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing the goods which are liable for confiscation। ओके, आपको मालूम होते हुए भी आपने क्या किया, उसको छुपाने में हेल्प किया। ओके, आई receives or is in any way concerned with the supply of or in any other manner deals with any supply of services, यहाँ पर सर्विस के लिए, which he knows or has reason to believe are in contravention of law। and last L, attempts or commits और attempts to commit और abets to commit, मतलब कि आपने किया या करवाया, तो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ऐसे केस में पेनल्टी, अपना पेनल्टी, दैट इज ऑफेंसेस का जो अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन है, ओके, वो कितना होना चाहिए and क्या पेनल्टीज है वो देख रहे हैं हम लोग। अगर ऐसे ऑफेंसेस का अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, ओके, 2 करोड़ से ज्यादा प्लस 5 करोड़ से कम, तो यहाँ पर आपको 3 साल का सजा हो सकता है। ओके, मिनिमम इज 6 मंथ्स, मिनिमम इज 6 मंथ्स।
एंड यहाँ पर जो अरेस्ट, जो ये अरेस्ट है इस ट्रांजेक्शन के लिए कभी भी अरेस्ट हो नहीं सकते। ओके, इट द पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड, कोई अरेस्ट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अरेस्ट कहाँ पर पॉसिबल है? अरेस्ट तभी ही पॉसिबल है जब जब 132(1) ABCD के ऑफेंस में 2 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू है टैक्स एवेजन का, तभी अरेस्ट पॉसिबल है। ओके, क्लियर है क्या? एंड अरेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। 2 करोड़ से ज्यादा रहेगा, 5 करोड़ तक रहेगा ABCD वाला, तो मिलेगा। ओके, लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको बेल भी नहीं मिलेगा। इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड अरेस्ट। लेकिन अदर देन 132(1) ABCD, नो ऑफेंस इज कॉग्नाइजेबल, मीन्स ऑल द ऑफेंस आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, एंड हम लोग कभी भी अरेस्ट नहीं हो सकते। तो फाइन लगेगा एंड 3 साल का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स का। एंड अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन है, ओके, तो 5 करोड़ तक, सॉरी, 5 साल तक का क्या होएगा आपको, सजा हो सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स। एंड अगर अदर देन ये है, दैट इज 132(1)(f), तो उस केस में 6 महीने का सजा होएगा बस। एंड इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। हर जगह पे फाइन एप्लीकेबल जो भी रहेगा वो फाइन कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 122 में, 122 में। नेक्स्ट, डिमांड रिकवरी। अभी इंसर्शन ऑफ रूल नंबर 142B, 142B एक नया रूल इंसर्ट हुआ है। ओके, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एज पर सेक्शन 75C और एज पर रूल नंबर 88C और 88D, any amount of tax interest has become recoverable under section 79 which has been remain unpaid. Officer shall intimate in DRC 01D directing the person in default to pay that amount along with interest within 7 days of date of said intimation, and the said amount shall be posted in part 2 of liability ledger. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में वो आपका लायबिलिटी डेबिट में दिखेगा। ओके, जो भी डिमांड एंड रिकवरी ऑफिसर ने रेज किया हुआ है वो दिखेगा वहां पर। ओके, एंड अगर अमाउंट अनपे रहता है, मतलब आपको वो दिख रहा है पर आपने फिर भी उसको पे नहीं किया, तो यहाँ पर ऑफिसर क्या कर सकता है? ये रूल्स को लगा के रिकवरी कर सकता है। ओके, दे कैन रिकवर, दे कैन रिकवर। ओके, मतलब लैंड का एरियर्स की तरीके से रिकवर कर सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कर सकते हैं, अपने श्योरिटी से पैसा ले सकते हैं, गारंटर से पैसा ले सकते हैं, हम लोग हम लोग को जिससे पैसा मिलना है उससे ले सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा प्रोविजंस। अमेंडमेंट इन कंपाउंडिंग प्रोविजन। अब यहाँ पर पहले क्या था कि अगर असेसी ने कोऑपरेट किया है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपाउंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि असेसी ने कोऑपरेट नहीं भी किया है, ओके, तो भी यहाँ पर क्या कर पाएंगे? अब से कंपाउंडिंग कर पाएंगे। ओके, तो एप्लीकेंट हैज कोऑपरेटेड इन द प्रोसीडिंग को रिमूव किया। ओके, कोऑपरेटेड मतलब क्या होता है? कुछ मतलब ही नहीं है इसका। कोऑपरेट मतलब सब डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया, तो हाँ, सब लोग तो देते ही है ना, सब केस को सॉल्व करना, सब डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। तो एप्लीकेंट हैज कोऑपरेटेड इन द प्रोसीडिंग्स को निकाल दिया। अपील्स एंड रिवीजन। मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील पॉसिबल करवाया है सर्टन केसेस में। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है, ओके, सेल कर रहा है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका TCS कलेक्ट नहीं किया, या फिर कलेक्ट किया लेकिन उसने पे नहीं किया, ओके, एंड उसको इंटरसेट सप्लाई वगैरह करने को दे दिया, तो ऐसे केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेनल्टी है। तो क्या क्या ऑफेंसेस है पहले वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु अलाउस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू इट बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बाय नोटिफिकेशन। मतलब कि कोई भी पर्सन अनरजिस्टर्ड है, उसको अगर ई कॉमर्स ने अलाउ किया गुड्स और सर्विस बेचने को, तो पेनल्टी भरना पड़ सकता है। ओके, एग्जेम्प्ट रहेगा तो ठीक है, लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना ही चाहिए।
अलाउस इंटरस्टेट सप्लाई, हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम में देखा था कि इंटरस्टेट सप्लाई करने को नहीं अलाउड है। अगर करने को दिया कंपोजिशन वाले को, ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेनल्टी लगेगा। फेल्स टू फर्निश करेक्ट डिटेल्स इन GSTR 8, ओके, GSTR 8 में गलत डिटेल डाला तो भी क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट? पेनल्टी कितना है, इंपॉर्टेंट, shall be liable to pay penalty of 10,000 or amount equivalent of amount of tax involved in such supply made by registered person or registered person other than a person paying tax under section 10। देखो इंपॉर्टेंट है, 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर, ठीक है, यही होता है नॉर्मली। अब ये टैक्स मतलब कौन सा टैक्स, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला टैक्स या तो कंपोजिशन वाला टैक्स? तो गवर्नमेंट ने बोला 10,000 और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला टैक्स विच एवर इज हायर। गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया? भाई कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में बहुत सारा अमेंडमेंट है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में बहुत सारा अमेंडमेंट है, ओके। क्या क्या अमेंडमेंट है देखो, ऑफेंसेस ऑफ 132(1)(G एंड K, ओके, ये दोनों सेक्शंस को ही निकाल दिया। हमने अभी भी देखा ना, G, J एंड K, इन तीनों को निकाल दिया, तो उसके रिलेटेड ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग भी निकाल दिया। क्लियर है? तो GJ के इधर भी था, ओके, एक्सेप्ट 132(1)(A to F GJ के, तो यहाँ पर GJ के को हटा दिया। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ये पूरा प्रोविजन ही हटा दिया। ओके, क्या प्रोविजन था पहले हम लोग एक बार रीड करते हैं। एनी ऑफेंस एक्सेप्ट 132(1)(A to F एंड GJ के, मतलब कि ए से लेकर के एफ तक का जो भी ऑफेंस है, GJ के को छोड़ के, ओके, एक्सेप्ट 132(1)(A to F एंड GJ के, इन सभी को छोड़ के, ऐसे ऑफेंसेस के कंपाउंडिंग में क्या था, इफ ऑलरेडी कंपाउंडिंग इज अलाउड फॉर द ऑफेंस एक्सीडिंग 1 करोड़, कंपाउंडिंग वॉज नॉट अलाउड। इफ अप टू 1 करोड़, कंपाउंडिंग वॉज अलाउड। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, 132(1)(A से लेकर के 132(1)(F, ओके, GJ के को हटा दिया। ये ऑफेंसेस को छोड़ के देखो, टोटल L तक है ना, L तक है। तो यहाँ पर इन सब ऑफेंस को छोड़ दो, पहले तो इन सब ऑफेंस को साइड पे कर दो, बाकी के जो बचे हुए ऑफेंसेस है उसका कंपाउंडिंग हो सकता था, मतलब पैसा दे करके आप लोग प्रोसिक्यूशन से राहत पा सकते थे, लेकिन अभी उस राहत को निकाल दिया, मतलब कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड। ओके, कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड फॉर द ऑफेंसेस अदर देन 131 ए से लेकर के एफ तक, ओके, अदर देन ए से एफ तक। 131 एल का ऑफेंस रहेगा, तो एल मतलब अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स कमीशन, मतलब कि खुद ने किया, ट्राई किया या फिर दूसरे से करवाया। तो यहाँ पर 131G से लेकर के के तक कंपाउंडिंग पहले अलाउड था, लेकिन अभी G से लेकर के के तक के इसमें कंपाउंडिंग नॉट अलाउड है। ओके, तो G, J और के तो पहले ही निकल चुका है। समझा पॉइंट? आगे 132(1)(B के लिए कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, ओके, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। अदर केसेस इन विच कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड, a person who has been accused of committing an offense under section 132(1)(B, ओके, 132(1)(B में अगर आपने ऑफेंस किया तो कोई आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? अभी लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग चेंज हुआ है, पहले अलग लिमिट था, अभी लिमिट अलग है। लिमिट क्या है देखो, लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, मैक्सिमम नॉट बीइंग मोर देन 100% ऑफ टैक्स। मतलब मिनिमम कंपाउंडिंग कितना होना चाहिए, 25% ऑफ टैक्स, मैक्सिमम कंपाउंडिंग का अमाउंट कितना होना चाहिए, 100% ऑफ टैक्स। ओके, मिनिमम 25%, मैक्सिमम 100%। क्लियर है? अब यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग दिया हुआ है, ओके, एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ है। अभी ऑफेंस का यहाँ पर लिस्ट है A, C, B क्यों नहीं है, बी के लिए कंपाउंडिंग नहीं मिल सकता है, ओके, सो A, C, D, E, ओके, A, C, D, E,
इन सभी के लिए अगर कंपाउंडिंग, अगर टैक्स का अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है, ओके, तो फिर 75% तक हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं, अप टू 75%। मतलब ये कंपाउंडिंग का फाइन है, समझो। 6 करोड़ का आपका टैक्स लायबिलिटी, तो कंपाउंडिंग कितना करेंगे, कंपाउंडिंग का अमाउंट कितना रहेगा, अप टू 75%। मतलब मैक्सिमम इट इज 75%, 4 करोड़, सब्जेक्ट टू मिनिमम 50%। मतलब 3 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ के बीच में कोई भी एक अमाउंट ऑफिसर डिसाइड करेगा, एंड उसके हिसाब से वो पे करने बोलेगा डिपार्टमेंट को। क्लियर है। एंड अगर कंपाउंडिंग का अमाउंट कितना होगा वो हम लोग देख रहे हैं। अगर ऑफेंस का अमाउंट 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़, ओके, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का अगर ऑफेंस रहेगा, तो इस केस में गवर्नमेंट से अप टू 60%। ओके, एग्जाम्पल, 4 करोड़ का केस है, ओके, तो मैक्सिमम इट इज 2.4 करोड़, एंड मिनिमम इट इज 2 करोड़, 40%। मतलब इसका 40% 1.6 करोड़। सो 2.4 करोड़ एंड 1.6 करोड़ के बीच में वो मांग सकता है। ओके, मैक्सिमम इट इज 60%, एंड मिनिमम इट इज 40%। तो याद कैसे रखना है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 75/50, 2 से 5 करोड़ का है तो 60/40, एंड उसके अलावा रहेगा तो हर जगह पे 25%। ओके, उसके अलावा हर जगह पे 25% इज द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। वेर एन ऑफेंस कमिटेड बाय पर्सन फॉल्स अंडर मोर देन वन कैटेगरी, ओके, एक से ज्यादा कैटेगरी में अगर फॉल करता है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम दैट इज जो हायर कंपाउंडिंग वाला रहेगा वो प्रिवेल करेगा। आया समझ में। ठीक है, मिसलेनियस प्रोविजंस नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाला हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट विद ऑल द अमेंडमेंट्स। थैंक यू सो मच।